हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में यवन राज्य के बारे में देखेंगे। यवन राज्य भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हिंदू यूनानी भारत पर आक्रमण करते हैं। हिंदू यूनानी के बाद शक, पहलव और कुषाण भारत पर आक्रमण करते हैं। आज के वीडियो में हम मुख्यतः हिंदू यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में देखेंगे। हम अपनी कहानी सिकंदर से शुरू करेंगे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पूरस के बीच हाइडेस्पीज या बितस्ता का युद्ध होता है। इस युद्ध में सिकंदर जीत जाता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर का साम्राज्य उसके सेनापति सेल्यूकस व एंटीनोकस के बीच बांट लिया जाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो जाती है। इसके बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापति सेल्यूकस व एंटीगोनस के बीच विभाजित हो जाता है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस व मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और बाद में सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी करा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस मेगास्थनीज नामक एक राजदूत भी भेजता है जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आगे चलकर 301 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और एंटीगोनस के बीच इम्पस की लड़ाई हो जाती है। 301 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और एंटीगोनस के बीच इम्पस की लड़ाई हो जाती है। इस युद्ध में सेल्यूकस जीत जाता है। हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि इम्पस कहाँ है और सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य कहाँ था। यह था सिकंदर का साम्राज्य। इसके बाद 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके दो सेनापति सेल्यूकस निकेटर और एंटीगोनस के बीच साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद सेल्यूकस निकेटर एंटीगोनस पर आक्रमण कर देता है और 301 ईसा पूर्व में इम्पस की लड़ाई होती है। इम्पस इस क्षेत्र में स्थित है। इम्पस की लड़ाई में सेल्यूकस निकेटर जीत जाता है और एंटीगोनस के क्षेत्र पर सेल्यूकस निकेटर का अधिकार हो जाता है। सेल्यूकस निकेटर के बाद उसका पुत्र एंटीओकस प्रथम शासक बनता है। यह 293 ईसा पूर्व में शासक बना था। इसने एशिया माइनर की गाल जनजाति पर विजय प्राप्त की थी और विजय के बाद शूटर या सेवियर की उपाधि धारण की थी। सेवियर का अर्थ होता है बचाने वाला। सेल्यूकस के बाद उसका पुत्र एंटीओकस प्रथम शासक बना था और एंटीओकस प्रथम के बाद एंटीओकस द्वितीय शासक बनता है। यह 263 ईसा पूर्व में शासक बना था। यह एक शराबी व अय्याश शासक था और इसने थीजस देवता की उपाधि धारण की थी। इसके काल में बैक्टीरिया और पार्थिया क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते हैं। एंटीओकस द्वितीय के काल में बैक्टीरिया और पार्थिया में विद्रोह हो जाता है। बैक्टीरिया का विद्रोह डियोडोटस प्रथम करता है और पार्थिया का विद्रोह आर्सिकस करता है। एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। बैक्टीरिया क्षेत्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत के उस पार था, जबकि पार्थिया क्षेत्र ईरान और इराक के क्षेत्र में था। बैक्टीरिया क्षेत्र का विद्रोह डेमेट्रियस प्रथम करता है, जबकि पार्थिया क्षेत्र का विद्रोह आर्सिकस करता है। एंटीओकस द्वितीय के काल में बैक्टीरिया और पार्थिया क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है और वह स्वतंत्र हो जाते हैं। एंटीओकस द्वितीय के बाद एंटीओकस तृतीय शासक बनता है। एंटीओकस तृतीय को ही एंटीओकस महान कहा जाता था। यह अपनी पुत्री की शादी डेमेट्रियस के साथ कर देता है। अब यह डेमेट्रियस कौन है? डेमेट्रियस बैक्टीरिया क्षेत्र के राजाओं का पुत्र था। डेमेट्रियस कौन है? जिसने बैक्टीरिया क्षेत्र में स्वतंत्रता घोषित की थी, उनका पुत्र था।
एंटियोकस तृतीय अपनी पुत्री की शादी डेमेट्रियस के साथ कर देता है। शादी करवाने के बाद यह कंधार की राजा सोपाकसेगन पर आक्रमण करता है। सोपाकसेगन उस समय कंधार और गांधार के राजा थे और इन्हें भारतीयों का राजा कहा जाता था। एंटियोकस तृतीय और सोपानसेगन के बीच लड़ाई होती है, लेकिन राजा सोपानसेगन कुछ उपहार के साथ एंटियोकस तृतीय को अपने राज्य लौटने का आग्रह करते हैं। अब हम बैक्टीरिया क्षेत्र के राजाओं को पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्षेत्र में डियोडोटस प्रथम स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। डियोडोटस प्रथम बैक्टीरिया क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर देता है और डियोडोटस प्रथम एक शक्तिशाली गवर्नर था। इसने पार्थियन विरोधी नीति अपनाई थी। डियोडोटस प्रथम के बाद डियोडोटस द्वितीय बैक्टीरिया क्षेत्र का शासक बनता है। डियोडोटस द्वितीय पार्थियन से संधि कर लेता है। डियोडोटस द्वितीय पार्थियन से संधि कर लेता है। डियोडोटस द्वितीय के बाद यूथिडेमस शासक बनता है। यूथिडेमस पार्थियन से संधि समाप्त कर लेता है और एंटियोकस तृतीय से युद्ध कर लेता है। एंटियोकस तृतीय कौन है? यह सेल्यूकस निकेटर के वंश का है। यूथिडेमस और एंटियोकस तृतीय के बीच युद्ध होता है। इन दोनों के बीच कई वर्ष युद्ध चलता है। यूथिडेमस बाद में अपने पुत्र डेमेट्रियस को एंटियोकस तृतीय के दरबार में भेजता है। एंटियोकस तृतीय डेमेट्रियस से खुश होकर अपनी पुत्री की शादी डेमेट्रियस से करा देता है। अब आगे चलकर डेमेट्रियस बैक्टीरिया क्षेत्र का शासक बनता है और इसके नाम से एक वंश भी चलता है। यहीं से किताबों में पढ़ाया जाता है। डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 190 ईसा पूर्व में भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने पंजाब व सिंध पर अधिकार कर लिया था और अपनी राजधानी साकल को बनाया था। डेमेट्रियस ने पंजाब व सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और अपनी राजधानी साकल को बनाया था। एंटियोकस तृतीय ने अपनी पुत्री की शादी इसी के साथ कराई थी। एंटियोकस तृतीय ने अपनी पुत्री की शादी डेमेट्रियस के साथ कराई थी। एंटियोकस तृतीय की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और इसका साम्राज्य भी डेमेट्रियस का हो जाता है, क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं रहता। यह है डेमेट्रियस का साम्राज्य। यह बैक्टीरिया क्षेत्र और यहाँ डेमेट्रियस शासन कर रहा था। जब डेमेट्रियस अपनी राजधानी साकल बनाता है तो बैक्टीरिया में पुनः विद्रोह हो जाता है और यहाँ एक नए वंश की शुरुआत होती है। इसको हम आगे देखते हैं। डेमेट्रियस के बाद मिनांडर शासक बनता है। मिनांडर ने अपनी राजधानी साकल को बनाई थी और इसने नाक्सेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर का शासनकाल 165 से 145 ईस्वी के ईसा पूर्व के मध्य में था। मिनांडर नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। मिनांडर व नागसेन के प्रश्न उत्तर मिलिंद पन्हु पुस्तक में संकलित हैं। मिलिंद पन्हु पाली भाषा में लिखी गई थी और मिनांडर का एक अभिलेख भी प्राप्त होता है। इसका अभिलेख कौसंबी की रेह से प्राप्त होता है। इससे यह पता चलता है कि इसका साम्राज्य इलाहाबाद की कौसंबी तक फैला हुआ था। जब मिनांडर साकल में अपना शासन कर रहा था तो बैक्टीरिया में यूकेट्राइडस विद्रोह कर देता है और इसके नाम से एक वंश भी चलता है। जब मिनांडर साकल से अपना शासन कर रहा होता है तो बैक्टीरिया क्षेत्र में यूकेट्राइडस नामक व्यक्ति विद्रोह कर देता है और यूकेट्राइडस से एक आगे वंश भी चलता है। इस वंश का प्रमुख शासक एंटियालकीडस था। एंटियालकीडस ने शुंग शासक भागवद्र के दरबार में एक हिल्डोरस नामक राजदूत भेजा था। हिल्डोरस ने विदिशा में गरुण स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। गरुण स्तंभ लेख से भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है।
एंटियालकीदस के बाद अगला महान शासक हर्मिक्स बना था। इतना आपको यूकेट्राइडस वंश के बारे में याद रखना है। और इस साइड डेमेट्रियस वंश में डेमेट्रियस के बाद मेनांडर शासक हुआ, फिर इसके बाद छोटे मोटे अन्य शासक हुए, लेकिन वह इतनी उन्नति नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि शक राजाओं ने उनका पतन कर दिया। यवन के बाद भारत में शक राज्य आता है। नेक्स्ट वीडियो में शक राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। यवन राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में कहा जा सकता है कि यह किस राजा के थे। हिंदू यूनानी ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा में यूनान की प्राचीन कला चलाई थी, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते थे। हेलेनिस्टिक आर्ट को ही गंधर्व कला कहते थे। भारत में सबसे पहले इन्होंने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले यवन राजाओं ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। यूनानियों ने भारतीय नाटक में पर्दे का प्रचलन प्रारंभ करवाया। यूनान के राजाओं ने भारतीय नाटक में पर्दे का प्रचलन प्रारंभ करवाया और इनसे ही नक्षत्रों की भविष्यवाणी, ज्योतिष, ग्रह और सप्ताह के 7 दिन का ज्ञान भारतीयों को हुआ था। यूनानियों के द्वारा ही भारतीयों को नक्षत्रों की भविष्यवाणी, ज्योतिष, ग्रह और सप्ताह के 7 दिन का ज्ञान हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम शक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।